हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट या तो बीच में कर सकता हूँ या फिर एंड में। एक फैक्ट भी जो हमने वीडियो में इंक्लूड करा है कि एक फैक्ट होगा, वो फैक्ट भी देखेंगे। वो फैक्ट जरूरी नहीं है कि बहुत एडवांस ही हो, वो डेली लाइफ से जुड़ा हो सकता है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि लॉज ऑफ मोशन और फोर्स क्या है, और फोर्स किस तरीके का फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है मोशन के ऊपर, उसे जरूर देख लेगा, और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि फोर्स और मोशन एकदम इंटरलिंक्ड है। क्योंकि अगर फोर्स नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से। फोर्स मेनली है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज एनी पुश और पुल विच चेंजेस द डायरेक्शन, चेंजेस द शेप और प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। ये है बेसिकली फोर्स। तो फोर्स जो है वो दो तरीके का होता है, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स, जो कि हम अभी करेंगे। और कुछ न्यूटन के लॉ हैं। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। एक है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड हमारा लॉ जो है वो है कैलकुलेटिंग फोर्स, यानी कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। थर्ड फोर्स एक्शन रिएक्शन है, और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इनके बीच में या फिर एंड में मैं कहूँगा कि बीच में ही हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखना और सब्सक्राइब करना प्लीज मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहें। सो लेट्स मूव टू द classifications of force and its differences and the Newton law of motion। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और किस तरीके के फोर्स से मोशन प्रोड्यूस होता है। समझिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैं रखता हूँ O, और एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, एक फोर्स आ रहा है यहाँ से। इसको मैं कहता हूँ F1 और इसको मैं कहता हूँ F2। तो अगर F1 F2 के इक्वल होगा, अगर F1 F2 के इक्वल होगा तो जिनका सम, वी कैन से इफ द सम ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू 0 और द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देन द फोर्सेज कैन बी नोन एज बैलेंस फोर्सेज। और बैलेंस फोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। सपोज करिए कि इक्वल फोर्स जो है वो खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 0, सही। और 0 होने की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट रहेगा ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ये कहीं हिलेगा भी नहीं। तो इस तरीके के हम फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। नाउ यही ऑब्जेक्ट है O, और ये जो फोर्स है ये है F1 और ये है F2। नाउ अगर मैं कहूँ डेट F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि जो फोर्स 2 है वो फोर्स 1 से बड़ा है, तो क्या होगा, जो इनका डिफरेंस होगा वो 0 नहीं होगा, वो जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जिसके कारण ये बन जाएगा अनबैलेंस फोर्सेस। तो वी कैन से दैट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द फोर्स of all the forces acting on an object is greater than 0, then the forces are known as unbalanced forces। unbalanced forces produce motion in an object। अब जो ये मोशन होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ F2, यानी कि F2 जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि उसका फोर्स बड़ा है, इसलिए जो ये चीज़ होगी, जो ये वी कैन से ऑब्जेक्ट होगा, वो उसकी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट मूव्स टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली 3 मोशन है, और जैसे बता चुका हूँ मैं, एक है लॉ ऑफ इनर्शिया, एक है कैलकुलेटिंग फोर्स, और एक है एक्शन रिएक्शन लॉ। नाउ पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मेनली क्या स्टेट करता है, दैट पहले तो बताऊंगा कि इनर्शिया होता क्या है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहे, वो उसकी टेंडेंसी होती है। और कोई भी चीज़ जो उसके स्टेट को अपोज कर रही हो, उसको वो रिस्ट्रिक्ट करे, उसको वो अपोज करे, उसके अगेंस्ट काम करे। तो ये ही होती है, यही टेंडेंसी हम कहलाते हैं उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। नाउ इसका पहला काम किया था गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि अगर कोई फोर्स ना हो, यानी कि इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, या फिर बोले हम कोई भी अपोजिशन का फोर्स ना हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो जो एक बॉडी होगी वो मूव करती चली जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं, वो मूव ही करेगी सिर्फ। तो इसका बस ये था लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है दैट इफ an object is in rest then it will remain in rest, if an object is in motion then it will remain in motion, if any unbalanced force is not applied on it।
यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक इन पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करे। कि अगर भाई किसी ने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो फिर तो ये रुक ही जाएगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो चलते ही चले जाएगा। और ये अगर किसी ने इसको धक्का नहीं दिया तो अगर धक्का दिया तो चलेगा ही, लेकिन अगर धक्का नहीं दिया तो ये रुका ही रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, स्टेट करता है। बता चुका हूँ मैं कि इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज वी कैन से एनी चेंज इन इट्स स्टेट, वो कहलाता है उसका इनर्शिया। अब इनर्शिया को हम मेज़र कर सकते हैं किस तरीके से। इनर्शिया जो होता है वो मास का मेज़र होता है। जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी ज़्यादा इनर्शिया होगी, जिसका कम मास होगा उसका कम इनर्शिया होगी। फॉर एग्जांपल एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल को वी कैन से मूव करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जब भी वो चलेगी। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और टेनिस बॉल को हम आराम से हिला सकते हैं क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। नाउ इनर्शिया भी तीन तरीके का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं इन्हीं सब एग्जाम्पल में इन सब इनर्शियाज को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जिससे कि आपको वो आसानी से क्लियर हो। सपोज करिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है, एकदम से स्टार्ट होती है तो क्या होगा, एकदम सडन अगर वो पुश लेगी तो आपकी बॉडी जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। आप एक बार ही ट्राई करके देखना बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों गिरती है वो। क्यों मैं बताता हूँ कि क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये समझिए गाड़ी का सरफेस है, इट्स कार सरफेस, और ये आपके पैर हैं और ये आपकी बॉडी है। समझ लीजिए कि जब ये गाड़ी एकदम से शुरू होगी तो आपके पैर क्योंकि कांटेक्ट में हैं बस के सरफेस पे, तो आपके पैर भी आगे चलेंगे। लेकिन आपकी जो बॉडी होगी वो जो कि अपर सरफेस पे, अपर बॉडी जो है वो उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मोशन को अपोज करेगी, मोशन को रोकेगी और रेस्ट की पोजीशन में रहने का ट्राई करेगी जितनी देर तक वो रह सकती है। अब क्या होगा, वो तो रेस्ट में रहेगी, ये तो एक जगह रेस्ट में रहेगी, लेकिन आपके पैर मोशन में आ जाएंगे, पैर आगे चलते रहेंगे और बॉडी रुकी रहेगी। तो इससे क्या होगा, पैर आगे चलेंगे, आप पीछे गिर जाएंगे। पर क्योंकि आप अपने आप को संभाल लेते हैं इसलिए गिरते नहीं है, लेकिन आपको पुश लगता है पीछे की तरफ। देखा होगा जब सडन एक तरीके से एकदम से चलती है, जब आपकी बॉडी अवेयर नहीं होती उसके बारे में। नाउ ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहना चाहती है और मोशन को अपोज करती है तब वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट रखती है। और ये कोई भी बॉडी जो भी रेस्ट में है, सपोज करो आपका बेड, आपकी टेबल, वो सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट रखती हैं, इसलिए ही आपको उनको हिलाने में थोड़ी सी जान लगानी पड़ती है। क्योंकि उनका जैसे कि आपका बेड है उसमें तो बहुत ज़्यादा मास है, इसकी वजह से उसमें ज़्यादा इनर्शिया है और आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको हिलाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, ये समझिए ये कार है, ये आपके पैर हैं और ये आपकी बॉडी है। ये पैर आपके इन द सरफेस ऑफ कार है। जो भी कुछ कार के साथ होगा वो आपके पैरों के साथ होगा, लेकिन बॉडी अपर के अंदर है, बॉडी का अपना इनर्शिया है। तो क्या होगा, क्योंकि जैसी ही कार एकदम से रुकती है, जो सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक होते हैं, तब आपके पैर जो होंगे वो गाड़ी के कांटेक्ट के साथ रुक जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी क्योंकि पहले से ही मोशन के अंदर चल रही होगी, आपकी बॉडी मोशन के अंदर ही चलेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। वो रेस्ट को अपोज करेगी और मोशन के अंदर रहेगी। आपकी बॉडी आगे चलती रहेगी लेकिन आपके पैर एक जगह रुक जाएंगे। इसलिए जब सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक होता है तो आपकी बॉडी एकदम से आगे जाती है। अब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस कार की उतनी तेज आप आगे जाएंगे। इसलिए जो है हमें एकदम नॉर्मल स्पीड में चलानी चाहिए गाड़ी। अब जो सीट बेल्ट का काम होता है वो भी यही काम होता है, जैसे ये आपकी बॉडी आगे जाती है बहुत तेज तो वो आपको रोक देती है ना। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में क्या होता है, हमारे पैर रुक जाते हैं लेकिन हमारी जो बॉडी होती है अपर बॉडी वो आगे चलती रहती है, जिसकी वजह से हम आगे गिर जाते हैं। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, की जो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है वो मोशन के अंदर ही रहना चाहता है, वो रेस्ट को अपोज करता है। तो जो भी चीज़ मोशन के अंदर है उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। नाउ लेट्स मूव टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेसिकली क्या है, ये भी मैं आपको कार के एग्जांपल से सिखाऊंगा। आपके पैर यहाँ पर हैं और आपकी बॉडी है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हैं तो आपके पैर और आपकी बॉडी जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने टर्न ले लिया इस तरफ,
यानी कि राइट डायरेक्शन में टर्न ले लिया, तो आपके पैर जो होंगे वो तो राइट की तरफ चलेंगे, लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रेट की तरफ चलेगी, जिससे कि आप क्या होगे, बैकवर्ड पुश हो जाओगे और लेफ्ट की तरफ गिर जाओगे इस तरीके से, यानी कि आप टेढ़े से हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आपकी बॉडी, अपर बॉडी क्या कहती है कि मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर रखना है, लेकिन जो आपके पैर हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, राइट की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी इस तरफ गिर जाती है। सिंपल है। यहाँ इस तरीके से हमने सारे इनर्शिया ऑफ समझ चुके हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारा कैलकुलेटिंग फोर्स। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि मोमेंटम का टर्म क्या है, यानी कि मोमेंटम क्या है। मैं बताता हूँ कि जो भी बॉडी के अंदर मास है और उसके अंदर वेलोसिटी है, यानी कि वो मोशन के अंदर है, उसके अंदर मोमेंटम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हैमर ले मत ले, ये हम बोल सकते हैं, हैमर को छोड़िए, एक ड्रॉअर लेते हैं। चलो, एक ड्रॉअर है, भारी ड्रॉअर है बहुत ज़्यादा, वो ज़मीन पर रखी हुई है। क्या ऐसे रखने से आपका फ्लोर टूट जाता है? नहीं टूटता है ना। पर अगर आपके हाथ में हैमर है और अगर आप हैमर को बहुत तेज तेज, यानी कि फुल वेलोसिटी के साथ बहुत तेज 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 मारते हैं फ्लोर पे, तो फ्लोर टूट जाता है। क्यों? बल्कि हैमर का मास एज कंपेरेटिवली टू ड्रॉअर बहुत कम होता है। इसलिए क्योंकि जो ड्रॉअर है उसका अंदर मास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, जिसके कारण उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है और वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन हैमर, उसका मास कम है भले ही, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इतनी तेज़ है। तो इसकी वजह से जो उसका इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, उसका मोमेंटम बढ़ जाता है और वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। नाउ मोमेंटम बेसिकली क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने बता रखा है स्पीड विद डायरेक्शन है, और मास एक बॉडी का जो भी उसके अंदर मैटर है वो, तो ये होती है मोमेंटम। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी चींटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। और आपके, अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ, तो अगर आप सिंपल जाते हैं, मैं अपने चल के जा रहे हैं और आप किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, तो आपको इतनी चोट नहीं लगती। पर अगर आप बहुत तेज़ चल रहे हैं, वीकेंड से दौड़ रहे हैं और आप दीवार से टकरा जाते हैं, तो आपको बहुत चोट लगती है ना। क्यों? आपका मास तो कांस्टेंट है हर जगह, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है। अगर एक तरफ 7 मीटर पर सेकंड है, दूसरी तरफ उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको मोमेंटम इंक्रीज होता है और आपका इम्पैक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। बस यही है। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स डेली लाइफ एप्लीकेशन है। मैं कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, तो आपको अपनी डेली लाइफ से सीखना होगा। डेली लाइफ में जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट, उनको लगा के देखना होगा कि क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू की रेट हाउ टू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स मेनली क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर अ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि जो मोमेंटम, जो एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आता है एक टाइम के दौरान, वो फोर्स के बराबर होता है उस बॉडी पर। एक गाड़ी है जो कि ज़ीरो, यानी कि रेस्ट पे चल रही है, उसका मास मैं कह रहा हूँ 500 kg है। मैं और मेरे दोस्त जो है उसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, और मैंने उनको 5 सेकंड तक धक्का दिया, और तो गाड़ी की जो स्पीड थी वो बढ़कर 10 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। ठीक, 10 सेकंड धक्का दिया और उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ चुकी है। तो क्या हुआ है, मैं जो इसका मोमेंटम था वो ज़ीरो से बढ़कर अराउंड 5000 के आसपास हो गया है 10 सेकंड के एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से। तो फोर्स कितना हुआ? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को मैं मानता हूँ पहले था P1 P2 और मतलब बाद में हो गया P2 और पहले था P1 अपॉन टाइम। तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। तो ये क्या हो गया हमारा? P2 क्या है? मोमेंटम क्या है? मास, वेलोसिटी। जब आखिरी में जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो हम उसे फाइनल वेलोसिटी मानते हैं mv। और ये क्या है? mu, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। मास तो कंस्टेंट ही रहेगा, और अपॉन t, क्योंकि एक ही बॉडी है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हुआ? मास v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कुछ कंस्टेंट लगाना होगा इस जगह, तो हम लगा देते हैं नेट एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए। ये के कुछ नहीं है, ये कंस्टेंट लगा दिया है हमने, एक कंस्टेंट लगा दिया है के, जिसको हम हटा भी सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से हटाएंगे। सपोज करिए ये मास 1 किलो है, ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये फोर्स कितना होगा फिर?
1 × 1 विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो के की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो हमारा के जो हुआ वो 1 हुआ। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 1। अब हम कहीं भी लगाएंगे इसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का प्रोसेस चल रहा है। तो अब इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इस इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए से, कि अगर 50 किलो की कोई वी कैन से कोई चीज़ है और उस पर 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, तो हमें कितने न्यूटन फोर्स लगाना होगा। तो हमें कितने न्यूटन फोर्स लगाना होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए विच इज इक्वल टू 50 × 2 विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। नाउ अब मैं बताता हूँ कि कुछ रिलेशनशिप जो मास, एक्सेलरेशन और फोर्स से होती हैं। प्रपोर्शनल का मेन पर्पस ये होता है कि अगर आप वो चीज़ बढ़ाओगे तो जो भी चीज़ उसके प्रपोर्शनल है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे ये है, ये मैं बोलता हूँ mv-u/t। जो नीचे है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू 1/t, यानी कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना टाइम इंक्रीज करोगे उतना फोर्स डिक्रीज होगा, जितना टाइम डिक्रीज करोगे उतना फोर्स इंक्रीज होगा। t डिक्रीज f इंक्रीज और t इंक्रीज f डिक्रीज, अपोजिट रिलेशनशिप है। पर ये f m × a, अब a किसके इक्वल हुआ, f/m। इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स इंक्रीज करोगे एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम फोर्स होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। लेकिन जितना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन, जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। हम समझ भी सकते हैं कि एक कंस्टेंट है हमारा फोर्स 5 न्यूटन, अगर हम उसे किसी 50 किलो की चीज़ पे लगाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी चीज़ को अगर हम किसी 20 किलो की चीज़ पे लगाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी, वी कैन से बढ़ जाएगी एक्सेलरेशन। यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी एक कंस्टेंट फोर्स के अंदर। समझ गए होंगे आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ, जो है एक्शन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एक जो बॉडी जो किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है, तो दूसरी बॉडी भी उस पर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये दीवार है, ये मैं हूँ, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, तो दीवार भी मुझ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। बस अंतर क्या है, मैं लेफ्ट टू राइट लगा रहा हूँ, वो मुझ पर राइट टू लेफ्ट लगा रही है, बस ये अंतर है। तो हम समझ सकते हैं डेट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। और ये इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और मैं बताऊंगा कि जो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। जब आप देखते होंगे कि हाँ, एक रनर जो एक एथलीट होता है वो जंप लेने से पहले भागता है, क्यों भागने से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसका मोमेंटम बढ़ता है, इसकी वजह से वो लॉन्ग जंप ले पाता है। दूसरी इसकी मोमेंटम है कि जब एक फील्डर होता है वो अपने कैच पकड़ते वक्त अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्यों, क्योंकि जब बॉल आ रही होती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज यानी कि बढ़ी हुई होती है, उसका मोमेंटम बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे क्योंकि अगर वो अपने हाथ पीछे कर लेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बॉल और उसके हाथ का जो कॉन्टैक्ट होगा, उसका जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो उसका हाथ होगा उस पर, यानी कि जो हाथ और बॉल का कांटेक्ट होगा, उसके हाथ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने का उस बॉल का, उसको इंजरी नहीं होने की। ये होता है इसका मेन एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन, सबसे मेन एप्लीकेशन है कि इस फोर्स के थ्रू ही हम चल पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये ज़मीन है, ये मेरा पैर है, तो मेरे पैर ने ज़मीन पर एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, ज़मीन जो होगी उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी, लेकिन मैंने डाउनवर्ड लगाया, वो मेरे पे अपवर्ड लगाएगी इस डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, मेरा पैर उठेगा और मैं चलूँगा। ये होता है चलने का प्रोसेस। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस में ही इतने सारे वो हैं, वी कैन से हमारे फिज़िक्स के लॉज, फिज़िक्स की चीज़ें, एप्लीकेशंस कि हम समझ सकते हैं अपनी डेली लाइफ एप्लीकेशन से ही फिज़िक्स। दूसरा इसका लॉ है रॉकेट का चलना। जो रॉकेट होता है उसकी जो गैसेस होती हैं वो एग्जर्ट करती हैं एक फोर्स ग्राउंड पर। ग्राउंड जितना ज़्यादा वो फोर्स लगाएंगी उतना ही ज़्यादा ग्राउंड भी फोर्स लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। और लगाने के बाद ये जो रॉकेट होगा इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये उड़ पाएगा।
तो ये है इसकी एप्लीकेशंस। तो दोस्तों ये हमने कवर कर लिया है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस पर ही बेस है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, वो भी देख लेते हैं अभी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है दैट द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, यानी कि ये ए बॉडी है, इसका जो मोमेंटम है वो है MAUA, ठीक है, और ये बी बॉडी है, इसका मोमेंटम है MAUB। जब ये इनका कोलिजन होता है तो ए बी टकरा जाती हैं, ए जो होगा वो बी पे फोर्स लगाएगा FA, और जो बी होगा वो भी ए पे फोर्स लगाएगा FB, और थोड़ी देर बाद जो बी होगी उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा MAVA, सॉरी बी है ना, ये तो बी MBVB, इसका जो वो होगा वी कैन से मोमेंटम होगा बी का वो होगा MB और VB, और ए का होगा MA और VA। बेसिकली ये U है इनिशियल वेलोसिटी, V है फाइनल वेलोसिटी, M है मास और F है फोर्स। नाउ हमें पता है कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, तो इसका मतलब हुआ कि MA जो है वो MB के इक्वल FB के इक्वल है। FA क्या है, यानी कि इसका A बॉल का चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा FBVB माइनस FAUA अपॉन T, किसके इक्वल है, इसके फोर्स के इक्वल, जो कि किसके इक्वल होगा VB माइनस MBVB अपॉन T। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा T MBVB माइनस MAVB, और यहाँ पे U है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना कभी कभी, और यहाँ पे है T जो कि है, देखिए एक गलती हो गई है, यहाँ पे MA और VA आएगा, यहाँ पे हो जाएगा MAVA माइनस MAVA, ठीक है। अब T से T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये MB, और ये क्या है UB, सॉरी हाँ VB, और यहाँ पे ये है तो ये हो जाएगा माइनस VMA और VA इज इक्वल्स टू MBVB, और यहाँ पे माइनस MAVA, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या MB प्लस VB प्लस MA प्लस VA इज इक्वल्स टू MBVB प्लस MAVA। इसका मतलब क्या हुआ, दैट सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। नाउ ये हमने पढ़ लिया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जब दो बॉडी कोलाइड करेंगी तो उनका मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व ही रहेगा। नाउ जो एक डेरिवेशन है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। कहता हूँ किस तरीके से, क्योंकि जो F होता है वो MA के बराबर है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर फोर्स नहीं है तो वो चीज़ रेस्ट के अंदर ही रहेगी या फिर मोशन के अंदर ही रहेगी। तो हम लिखेंगे डेट F इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। M कंस्टेंट ही रहेगा, M ज़ीरो हो भी नहीं सकता, और एक्सेलरेशन क्या है V माइनस यू अपॉन टी, हो गया। जो ये हो गया M क्योंकि कंस्टेंट है, हम इसको अलग लेके चलते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू V माइनस यू, V इज इक्वल्स टू U। यानी कि जो एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी के बराबर रहेगी, यानी कि अगर वो मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर रहेगा, रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर रहेगा। So in this way we have completed our explanation and theory section of the physics chapter। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट मेनली करेंगे इनर्शिया का, कि किस तरीके से एक बॉडी के अंदर इनर्शिया होती है, और फिर देखते हैं अपने फैक्ट की तरफ। So let's enjoy the experiment। So basically इस एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ग्लास चाहिए। मैंने स्टील का लिया है क्योंकि जब स्टील का कॉइन स्टील के ग्लास में गिरेगा तो इसकी आवाज़ अलग ही सुनाई देगी। आपको एक प्लेइंग कार्ड या फिर एक कार्डबोर्ड चाहिए जिसका ज़्यादा वेट ना हो, और आपको सिर्फ चाहिए एक कॉइन। अब क्या करना है, आपको इस प्लेइंग कार्ड को इसी उतने ही फोर्स से, मतलब थोड़ा मंदा ही करना है कि ये बाहर भी गिर जाए, और मतलब बाहर ही गिरना चाहिए या अंदर ना गिर जाए, बस उतने फोर्स से आपको इसको स्ट्राइक करना है। तब आप क्या देखते हैं, पहले हम करके देख लेते हैं सारा काम। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, एक बार फिर से कर लेते हैं।
कॉइन जो है वो गिलास में गिरा, क्या इस बारी गिरेगा? देखिए गिरा, ये देखिए कॉइन जो है वो गिलास में गिरा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये है, ये चीज़ है और ये हमने कॉइन रखा, कॉइन जो है वो रेस्ट में है, कॉइन जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कंटेन कर रहा है। अब क्या होता है, मैंने तो इसको मतलब ये जो है, मैंने प्लेइंग कार्ड मैंने इसको कर दिया पुश। जब ये मैंने पुश करा तो जो कॉइन था उसके अंदर मोशन एकदम से, तो मतलब मोशन उसके अंदर आया लेकिन बहुत लेट आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कार्ड निकल गया और जो कॉइन था वो यहीं पे रह गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और वो गिलास के अंदर गिर गया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इससे हमें चलता है कि हर ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है वो उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, और जो मोशन के अंदर है उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। सो गाइज, इस एक्सपेरिमेंट के लिए और मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइक और कुछ सब्सक्राइबर तो बनते ही हैं। सो सपोर्ट करो मेरे चैनल को दोस्तों, क्योंकि हमें भी एक बड़ी सी फैमिली, यूट्यूब फैमिली क्रिएट करनी है। सो नाउ it's a time for, we can say, फैक्ट। सो गाइज, आज का फैक्ट ये है कि फैक्ट ये है कि जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं उसको और फिजिक्स के लॉस को मिलाकर क्या चीज ऐसी बनती है जो हमें हार्ड लगती है। मैं कहता हूँ कराटे जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने इस स्लैम से तोड़ देते हैं किसको, काफी सारी टाइल्स के, काफी स्लैब ऑफ टाइल्स को तोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठी बहुत सारी टाइल को तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? मेनली एक तो प्रैक्टिस आती है काम में, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए पहली बात तो, लेकिन दूसरी उसमें साइंस और फिजिक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है। क्या होता है, जो स्लैब है उसको तोड़ने के लिए एक कराटे एक्सपर्ट को मोमेंटम भी चाहिए और साथ ही साथ उसे पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कि उसको बहुत तेज स्पीड से लाना भी होगा और जल्दी से अपना हाथ हटाना भी होगा, यानी कि मार के या तो पूरा मार के तोड़ दे या फिर मार के और फिर इस तरीके से पूरा पहले मारे और फिर उठाए हाथ। नहीं तो क्या होगा, जितना बंदा वो लेके जाएगा उतना तेज उसे वहां पे अपने हाथ में इंजरी होगी, जितना तेज वो मारेगा और जितनी जल्दी वो हाथ हटाएगा उतने ही टाइल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके हाथ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी साइंस को प्रैक्टिस के जरिए सुधार कर एक कराटे एक्सपर्ट स्लैब ऑफ आइस, यानी कि स्लैब ऑफ आइस ले लो या फिर टाइल्स का इकट्ठा घेर ले लो, वो तोड़ पाता है। देन सेकंड फैक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो हम छोटे मोटे खेल खेलते रहते हैं उसमें एक खेल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में जो रस्सी होती है ना, रस्सी होती है उसे लोग खींचते हैं। तो अब जो रस्सी किस तरफ खींचती है, जहां फोर्स ज्यादा होता है, और रस्सी कब नहीं खिंचती है, जब फोर्स बिल्कुल बराबर होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स, उसका भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जब बैलेंस फोर्स यानी कि दोनों तरफ फोर्स इक्वल हो जाता है तब रस्सी हिलती तक नहीं है, लेकिन जैसे ही कहीं एक फोर्स बढ़ा तो रस्सी उसी तरफ खिंची चली जाती है। तो हम समझ सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो now ending this video at this moment, I have to say please subscribe my channel, share my video as much as you can. So thank you for watching my video, have a nice day.